साथियों नमस्कार। बहुजन संवाद के आज विशेष कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर सुनीलम। आप जाने माने किसान नेता हैं और आप संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि दिल्ली की बॉर्डर पर 11 माह से आंदोलन चला रहा है, उसके साथ सक्रियता से जुड़े हुए हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सुनीलम जी से और जानेंगे कि 11 माह से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हम उनसे सवाल करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर सुनीलम जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जिंदाबाद। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 11 महीने से किसानों का आंदोलन देश भर में चल रहा है। साथ ही संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में दिल्ली की बॉर्डर पर किसान 11 महीने से अधिक समय हो गया, आज 342वां दिन है, डटे हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसके साथ में किसान संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया था। उसके गठन की जो पृष्ठभूमि है वो क्या थी, डॉक्टर सुनीलम जी? आठिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सभी दर्शकों को और आठिया जी आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अंधेरा देश में छाया हुआ है वो समाप्त हो और प्रकाश जो है वो देश के हर नागरिक को मिल पाए, ये हमारी कामना है। मैं ये आपको बताऊं कि असल में इस आंदोलन को एक कंटिन्यूटी में देखना चाहिए। ये जो किसान आंदोलन है, इसकी अगर जड़ें आप कहेंगे तो जड़ें तो आज़ादी के आंदोलन के पहले से जो देश के अंदर किसान आंदोलन रहे उसकी है। और मैं इसलिए ही कहता हूँ कि एक किस्म का जो इतना लंबा आंदोलन कोई अचानक नहीं हो सकता। कोई ये जो है इस तरीके का नहीं है कि आपने स्विच ऑन ऑफ किया तो चालू हो गया। इसके पीछे एक चेतना काम कर रही है, जागरूकता काम कर रही है। किसान संगठनों का लंबा संघर्ष, उनकी लंबी कुर्बानी, उनकी मेहनत है जो अभी दिखलाई पड़ रही है। मिसाल के तौर पर मैं मानता हूं कि मैं किसान संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ हूं और हमने अगर 25 दिसंबर 1997 के अंदर इसका गठन मुल्ताई में 5000 किसानों ने किया था और उसके बाद में जो है उसके अंदर फायरिंग हुई और 24 किसान शहीद हुए, 150 को गोली लगी। 17 साल के बाद में आपको मालूम है मुझे 54 साल की सजा हुई। एक चेतना वहां पर भी फैली। और जैसे यहाँ का मंदसौर का आंदोलन हुआ, वहां पर 6 किसान शहीद हुए। एक बड़ा आंदोलन जो होता है वो आंदोलन किसानों के बीच में, आम नागरिकों के बीच में चेतना फैलाने का काम करता है। तो ये जो चेतना, अगर मैं कहूँ कि देश का सबसे बड़ा जो संगठन बना वो 1936 के अंदर बना। सज्जन सरस्वती जी ने जो है उसको बनाया लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर मैं अभी गया था। आचार्य नरेंद्र देव जी की समाधि पर वो भी थे, लोहिया जी भी थे, जेपी भी थे। तमाम सारे जो है वामपंथी समाजवादी नेता उसके अंदर रहे थे जब उसका गठन किया। तो बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, ये बात एक अलग है। इस देश के अंदर आज अगर किसान के पास में जमीन है तो वो इसलिए जमीन है क्योंकि जमींदारी प्रथा को खत्म करने का काम जो है इस देश के किसान आंदोलन ने कराने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सवाल के जवाब में कि संयुक्त किसान मोर्चे का गठन, अगर मैं तकनीकी तौर पर आपको बताऊं तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया जो है। और हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि जब मंदसौर के अंदर पुलिस फायरिंग हुई थी उसके बाद में जो है देश के सब किसान संगठन जो है इकट्ठा हुए और उन्होंने संपूर्ण कर्जा मुक्ति और लाभकारी मूल्य की गारंटी को लेकर के पूरे देश के अंदर यात्रा उन्होंने की। 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, 19 राज्यों की उन्होंने यात्रा की। और जो है उसके साथ साथ में जो है जब 2 बार हम लोगों ने प्रदर्शन किया लाखों किसानों का, और इस बार कोरोना काल था तो हमने सोचा कि किसानों को अपनी ताकत का विस्तार करना चाहिए। और हमने पंजाब और हरियाणा और सब जगह के किसान संगठनों से, जो हमारे साथ नहीं जुड़े थे, उनसे मुलाकात की हम लोगों ने और हमने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया। इसलिए गठन किया ताकि जो 3 अध्यादेश लाई थी सरकार किसानों के विरोध में,
उन अध्यादेशों को खत्म किया जा सके। ये बात अलग है कि वो अध्यादेश जो है आगे बढ़ गए, सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से कानून बना दिया और वो लड़ाई हमारी आज भी जारी है। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपकी जानकारी में लाया। अगला सवाल मेरा ये होगा कि इस संयुक्त मोर्चे में देश भर से कितने संगठन सहभागी हैं, और जो संगठन जुड़े हुए हैं, इतने सारे संगठन मिलकर एक निर्णय प्रक्रिया कैसे करते हैं? आपके किसान मोर्चा जो बना हुआ है, उसके निर्णय जी की जी प्रक्रिया के बारे में हमारे श्रोताओं को आप जी। बताइए। देखिए 200 जो 550 किसान संगठन हैं, इसकी निर्णय की प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है। 32 जत्थेबंदियां जो पंजाब की हैं, उनकी मुख्य भूमिका है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर बाकी देश के लोग जो है वो भी जुड़े रहे हैं जब से अध्यादेश आया या उसके पहले जब से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया। लेकिन पंजाब ने बहुत सघन तौर पर इसमें हिस्सेदारी की है और 3 महीने पहले से, मतलब कि 26-27 नवंबर के 2020 के दिल्ली चलो के कार्यक्रम की तैयारी के लिए उन्होंने पूरे 500 जगह पर, जहां पर आज भी चल रहा है, रिलायंस के मॉल्स के ऊपर, पेट्रोल पंप के ऊपर, साइलोस के ऊपर, वो उन्होंने वहां पर धरने शुरू कर दिए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 32 जत्थेबंदियों की है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक वर्किंग ग्रुप है जिसके 22 सदस्य हैं, जिसके अंदर मैं भी एक हूँ। उसके अपनी एक भूमिका है और उसके साथ साथ में संयुक्त किसान मोर्चे की एक ओपन मीटिंग होती है, खुली बैठक होती है। जो भी संगठन 550 संगठनों में से मौजूद होते हैं वो सब उसमें भागीदारी करते हैं। सबकी एक जैसी वॉइस होती है, कोई को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और उसके बाद में उसमें जो निर्णय होते हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, उनको आगे ले जाने के लिए एक 9 मेंबर कमेटी बनी हुई है। ये बात जो है, जो 9 मेंबर कमेटी रोज एक प्रेस नोट भी जारी करती है ताकि पूरे देश के किसानों को मालूम पड़ सके। तो जो निर्णय है वो एसकेएम की कमेटी के अंदर लिया जाता है, लेकिन उसके पहले जो उसका पूरा मंथन है वो मैंने आपको किस प्रक्रिया से होता है वो आपको बताया। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा कि संयुक्त मोर्चे की सरकार के साथ में 22 जनवरी तक 11 राउंड बातचीत हुई। तो हमारे श्रोताओं के लिए हम जानना चाहते हैं कि जो 11 राउंड बातचीत हुई, उसमें क्या मुद्दे संयुक्त मोर्चा के थे, और सरकार की तरफ से उन मुद्दों पर क्या पहल की गई, और इसके बाद फिर ये बातचीत बंद क्यों हो गई? अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? असल में जो पूरा मामला है वो इस तरीके का है कि बातचीत जब शुरू हुई तो आपको मालूम है कि अकाली दल ने इन मुद्दों को लेकर के, जो उनका सबसे पुराना एलआई था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन समाप्त कर दिया। वो लोग जो है सरकार से बाहर आ गए। इन्होंने ये सोचा कि ये मामला केवल पंजाब से हम मामला निपट लेंगे। तो इन्होंने पंजाब की जो 32 जत्थेबंदियां हैं और उसके साथ में 8 लोग मिला करके उनसे बातचीत की। इनका मामला, ये ऑल इंडिया मूवमेंट को मानने को तैयार नहीं थे। इनको लगा था कि पंजाब के किसान नेताओं से हम लोग बातचीत कर लेंगे और अपना मामला सुलट लेंगे, हमारा अकाली दल वापस आ जाएगा, हमारी सरकार जो है फिर वापस आ जाएगी। बहुत सीमित सा इनका उद्देश्य था, जिसके उद्देश्य को लेकर इन्होंने बातचीत शुरू की थी। लेकिन उस बातचीत के अंदर किसान नेताओं के सामने इन्होंने 15 बातों के ऊपर इन्होंने जो कमजोरियां हैं अपने कानून की, उसको उन्होंने स्वीकार करने का काम किया था। मिसाल के तौर पर जैसे पराली जलाने वाला जो है, उसको जलाने से रोकने वाला, जो प्रदूषण को रोकने का जो कानून है, उसमें जो है पूरा 5 साल की सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है। तो इन्होंने माना कि ये गलत है, ऐसा है, ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव है। पूरी दुनिया में इतना जुर्माना कोई फसल जलाने को लेकर के तो मतलब होता नहीं है, हुआ नहीं है। तो इस तरीके से फिर बिजली के बिल का जब सवाल आया कि जब सब्सिडी खत्म हो जाएगी और कई गुना महंगी जो है पूरे उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी, तो इन्होंने बिजली बिल के को भी वापस लेने की बातचीत की। जब ये सवाल उठा कि भाई 100, भारत का संविधान जो है 137 करोड़ जो देश की आबादी है, उसको जो है अधिकार देता है कि अगर कोई विवाद है और उसे लगता है कि उसके साथ में अन्याय हुआ है तो वो न्यायालय में जा सकता है। लेकिन ये जो 3 कानून हैं, इसमें न्यायालय में जाने का रास्ता भी सरकार ने बंद कर दिया है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और फिर तमाम सारी बातें जो है मंडी को लेकर के भी हुई, तमाम सारी बातें कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर भी हुई। बहुत सारी कमियों को सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन उन कमियों को, जिन बातों को स्वीकार किया, अगर उनका कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया होता, एक के बाद एक अगर सरकार कहती चली जाती कि भाई ठीक है, ये बातें हमने मान ली हैं, अब होता चला जाएगा। लेकिन सरकार इस बात पे अड़ी थी कि हम अपना जो 3 कानूनों को जो रद्द कराने का, निरस्त कराने का जो अपना प्रस्ताव है, वो हम वापस ले लें, हम केवल सुधार की बात करें। लेकिन हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था, किसान संगठनों ने, कि किसान किसानी और गाँव का कॉर्पोरेटीकरण करने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं, और अगर इन 3 कानूनों को हमने स्वीकार कर लिया तो देश के अंदर किसान किसानी और गाँव खत्म हो जाएगा, किसान की जमीन छिन जाएगी, कॉर्पोरेट के पास चली जाएगी। फिर इसके पीछे जो इसकी समझ थी, वो समझ ये काम कर रही है कि ये जो किसान है वो निकम्मा है। किसान खेती करना नहीं जानता है। अगर खेती करना जानता होता तो घाटे में क्यों जाती खेती, और फिर वो आत्महत्या क्यों करता। मनमोहन सिंह ने जब एलपीजी लागू किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लागू की, उसके बाद से आज तक 7.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई ये लोग तो जानते ही नहीं है खेती करना। अब खेती तो जो है वो कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, वो जानती हैं, तो वो खेती करेंगी, तो आप भाई खेती करना आप छोड़ दो। ये जो इनकी जो समझ है, यही समझ सबसे ज्यादा गलत समझ है। और उनको ये इसीलिए ये पूरा एक नीतिगत संघर्ष चल रहा है, और नीति के ऊपर जो है वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिन कॉरपोरेट के पैसे से चुनाव लड़ा गया है, एक तरीके से जिनसे सुपारी ली गई है, उनको अब जो है निराश नहीं करना चाहते। तो ये है मूल बात, ये वैचारिक एक संघर्ष चल रहा है, और बातचीत उन्होंने बंद की है और एक के बाद एक षड्यंत्र करने का काम किया है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बातचीत जो है फिर से शुरू करेंगे, और बातचीत शुरू करके हमारी मांगों को स्वीकार करने का काम करेंगे। जैसे अभी आपने चर्चा में जिक्र किया कि सरकार की ओर से या उनके लोगों द्वारा इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए गए। 26 जनवरी से लेकर अभी तक ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें की जाती रही हैं, और कई तरह के विशेषणों से भी आंदोलन के लोगों को, कई पाकिस्तानी से लेकर और तमाम तरह के विशेषण उपयोग में लाए गए। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में अच्छा जी, आपने देखा कल जो है ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी हत्याओं के षड्यंत्रकारी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करो, बर्खास्त करो। अब ये व्यक्ति, कल इसने लखीमपुर खीरी में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि वहां पर जो कुछ हुआ वो तो दंगाई लोग थे और वो खालिस्तानी लोग थे। अब आप समझिए कि अभी भी वही पुराना राग, एक व्यक्ति को खालिस्तानी इस आंदोलन के अंदर साबित करने का काम ये देश की जो पूरी एजेंसियां हैं, एनआईए से लेकर के और आईबी और रॉ इंटेलिजेंस जो भी कुछ है, सीबीआई, कुछ भी साबित नहीं कर सके हैं। इसके बावजूद भी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। आपको मालूम है, इस तरीके का आरोप किसी व्यक्ति पे लगा दें और वो अगर अदालत में चला जाए तो करोड़ों रुपए का मुआवजा देना पड़ जाए, है ना? लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं। इसी तरीके का आरोप ये पहले भी लगाते रहे। जो बड़ी-बड़ी घटनाएं हैं वो तो सबके सामने हैं। 26 जनवरी को हमने कहा कि ये देश जो है हमारा है, और हम जो है वो चाहते हैं कि हम भी परेड निकालने का काम करें, तिरंगा झंडा लेकर के। हम लोगों ने परेड निकाली, दिल्ली पुलिस के साथ में जो रूट तय हुआ था, लेकिन इन्होंने कुछ लोगों के साथ षड्यंत्र किया आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और ये कहा कि ये लोग तो जो है लाल किले पर कब्जा करना चाहते हैं। ये लोग ये जानते नहीं हैं कि अगर कब्जा करने की कोई बात होती तो 26 नवंबर 2020 को ही हो जाती। जो लोग हरियाणा के अंदर 20-20 फीट के गड्ढे और 20-20 फीट की जो दीवारें बनाई थी, कांटे बिछाए थे और बैरिकेड लगाए थे 6 जगहों पर, उनको अगर क्रॉस करके दिल्ली की सीमा पर आ सकते हैं, तो वो दिल्ली की सीमा से लाल किले पर भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो इसलिए एक 26 नवंबर का षड्यंत्र उन्होंने किया, 26 जनवरी का षड्यंत्र किया। उसके बाद लखीमपुर खीरी के अंदर तो आपने देखा कि किस तरीके से कुचल दिया गया। उस तरीके के षड्यंत्र, फिर ये निहंग वाला एक षड्यंत्र हुआ जिसमें एक जो है उसकी हत्या हुई सिंघू बॉर्डर के ऊपर।
और वो षड्यंत्र, अभी जो एक षड्यंत्र है जिसके अंदर टिकरी के अंदर 3 महिलाओं को जो है षड्यंत्र पूर्वक कुचल करके मार दिया गया, इस तरीके के षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर कई बार आगजनी की घटनाएं हुई हैं, टेंट जलाने की घटनाएं हुई हैं। कई बार ये षड्यंत्र हुआ है कि जहां पर हमारे पक्के मोर्चे लगे हैं, आसपास के गांव के लोगों को उकसाना, उनको हमारे खिलाफ में भेजने का काम करना, हालांकि वो कभी भी सफल नहीं हो पाया है। तो ये षड्यंत्र लगातार चलते जा रहे हैं। कभी हमको कभी आतंकवादी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी पाकिस्तान का एजेंट कहा गया, कभी विदेशी पैसों से चलने वाला कहा गया, कभी विपक्षी दलों का जो है उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमें बताया गया। लेकिन आज 342वां दिन जब है, तो पूरा देश इस बात के लिए कन्विंस्ड है, या ये कहा जाए पूरी दुनिया इस बात के लिए कन्विंस्ड है कि ये आंदोलन किसानों का अपना आंदोलन है। इसे कोई भी संचालित नहीं कर रहा है। किसान और उनके संगठन और उनकी जो कमेटियां जो है उनके द्वारा इसका संचालन हो रहा है। सरकार जितनी जल्दी इन बातों को मान लेगी, उतना ही मुझे लगता है कि वो उसे टेबल पर आने में जो है वो निर्णय करेगी। और जब तक वो इस गलतफहमी में रहेगी कि कहीं पर कोई और है ना, तो उसके साथ में कुछ कर लेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको बात किसान नेताओं के साथ ही करनी पड़ेगी, किसान संगठनों के साथ ही करनी पड़ेगी। ये आपको जरूर कह दूं मैं कि सबसे बड़ा जिसने पैदा किया है, संयुक्त किसान मोर्चा पैदा किया अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने, और उसके अंदर वर्किंग ग्रुप के अंदर जो 22 मेंबर्स थे, उनके साथ भी, उनको भी बातचीत में नहीं लिया गया। विशेष तौर पर योगेंद्र यादव का तो अमित शाह ने कहा कि भाई उनके साथ तो बातचीत कर ही नहीं सकते हम, है ना। और जो है क्योंकि लेफ्ट के लोग हैं तो बातचीत नहीं हो सकती है ना। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के अंदर जो है वामपंथी संगठन है, कुल मिलाकर के उनको इग्नोर किया गया। लेकिन हम लोगों ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। हमने कहा कि हमारा कोई भी जाएगा वो एक ही बात करेगा, क्योंकि वहां पर मैंडेट जो है बातचीत करने का वो ओपन नहीं है, वो एकदम क्लियर कट है। वहां पर जो बात करनी है वो किसान संगठन जो तय करते हैं वही बात करनी है। जैसे सरकार जो तय करेगी वही बात कृषि मंत्री करेंगे या कोई भी मंत्री करेंगे, उसी तरीके से जो किसान संगठन तय करेंगे, जो भी जाएगा बातचीत करने के लिए वही बात करेगा जो किसान संगठनों ने मिलकर के तय किया होगा। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जब संसद वहां पर चल रही थी, उस दौरान संयुक्त मोर्चे ने भी अपनी एक समानांतर किसान संसद वहां पर चलाई। तो ये संसद चलाने के पीछे क्या मकसद था और इसका क्या परिणाम आप देखते हैं, और इसमें क्या मुद्दे रखे गए जो किसान संसद आप लोगों ने वहां पर चलाई? देखिए, हमारा किसान संसद करने का मकसद ये था कि असल में भारत की संसद के अंदर ये मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तरीके से चर्चा भी नहीं की, तरीके से किसानों की आकांक्षाओं और हितों के अनुरूप जो है उन्होंने निर्णय भी नहीं किए। और इसलिए हम लोगों ने किसान संसद इसलिए बुलाई ताकि हम अपने पक्ष को देश और दुनिया के सामने और भारत की संसद के सामने और भारत की जनता के सामने भी रखने का काम कर सकें, और वो काम हमने किया। ये दुखद है कि वो लोग तो 845 के साथ चला रहे हैं अपनी संसद, और हमारी संसद जो है उनके लिए उन्होंने केवल 200 लोगों के लिए हमें अनुमति दी। बिल्कुल ऐसे लेके आते थे जैसे आतंकवादियों को बसों से वहां से लेके आते थे, वापस पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल अनुशासित तरीके से और पॉइंट वाइज हम लोगों ने बातचीत की। हम लोगों ने तीनों जो है कानूनों को वहां से रद्द करने का हमारी संसद ने निर्णय किया। सभी कृषि उत्पादों की एमएसपी जो है उस पर खरीद की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, इस बात का कानून किया। हमारे वहां पर तो महिलाओं ने ये भी कहा कि भाई आरक्षण भी जो है 33% महिला किसानों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। मतलब 33% महिलाओं को आरक्षण भारत की संसद में होना चाहिए। ये वाली भी बात वहां पर हो गई। तो मुझे लगता है कि हम अपना पक्ष देश और दुनिया के सामने रखने के अंदर सफल रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के जो विपक्ष है, सभी विपक्ष के दलों के लोग। जिस दिन मैं पहले दिन क्योंकि वहां पर गया था, ये तय हुआ था कि कोई भी किसान नेता हो या कोई भी किसान साथी हो एक ही बार जाएगा, तो मैं पहले दिन वहां पर गया था। मैंने देखा था 20 सांसद आए थे, केरल के सांसद आए थे, लेकिन वो आए, उन्होंने पूरी बातचीत सुनी, हमने उनका अभिवादन किया, वो लौट गए।
और फिर उसके बाद में संपूर्ण विपक्ष एक साथ आया और पूरे दिन बैठा और उसने हमारी बात को सुनने का काम किया। तो कुल मिलाकर के हम अपने मुद्दों को रखना चाहते थे और हमें ये उम्मीद थी कि शायद हम कितने गंभीर हैं और हम जो बातें कह रहे हैं वो बातें जो हैं वो कोई स्पॉन्सर्ड बातें नहीं हैं। उन बातों के ऊपर हमने अध्ययन किया है, हम लोगों का अनुभव है, हमारी समझ है और वो हम रखना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सफल आयोजन हमारा रहा और ये बताया कि हम लोग संघर्ष के साथ में हम रचनात्मक सोच भी रखते हैं। ये बात किसान संसद के माध्यम से और उसमें 2 दिन महिलाओं के लिए भी थे जिसमें एक्सक्लूसिवली केवल महिलाओं ने आपस में चर्चा की। तो हम लोगों ने बताया कि कैसे संसद को चलाना चाहिए, किस तरीके के निर्णय होने चाहिए। जी। किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो क्या संयुक्त मोर्चा अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गया है या किस तरह का मामला वहां पर चल रहा है? इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। हाँ, देखिए ये बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। जो लोगों ने चैलेंज किया है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है। इसकी जो वैधानिकता है मतलब संविधान सम्मत नहीं है ये 3 कानून, उसको लेकर के कुछ लोग गए हैं। और बाकी सब तो जो कुछ भी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो स्वतः संज्ञान लिए हैं या भाजपा के कोई लोग गए हैं, सरकारी पक्ष के लोग गए हैं या स्वतः संज्ञान लिया है, लखीमपुर खीरी को लेकर के लिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार की कोशिश ये थी कि वो दबाव डाल करके सीएनआरसी के आंदोलनकारियों को जिस तरीके से हटवाया था, कानून व्यवस्था के नाम पर उनको हटवाने की बात करेंगे। पार्शली आखिरी में जाकर के अभी जो हुआ, रास्ते जो है दिल्ली का जो है गला घुट रहा है और जो है रास्ते खोल दिए जाने चाहिए। तो हम लोग जो बात पहले दिन से कह रहे थे वो बात अब सामने आ गई कि दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए थे, दिल्ली पुलिस ने ही अभी रास्ते खोले हैं और हरियाणा पुलिस ने खोले हैं। हम लोगों ने रास्ते कभी बंद नहीं किए, हमारा रास्ता रोको का आंदोलन नहीं है। हमारा रास्ता रोको का आंदोलन किसी बीच में एक आध बार हम लोगों ने किया या भारत बंद का आंदोलन हम लोगों ने 4 बार किया। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो कोई छुप करके नहीं करते, हम कह करके करते हैं और उसके पीछे हमारा तर्क रहता है। तो ये अब रास्ता खुलवाने की बात है तो कुछ रास्ता खुल गया है क्योंकि हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन अगर उनको लगता है कि वो सबको यहाँ से हटा देंगे तो वो संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि ये कहा कि लोगों की आज़ादी का सवाल है, लोगों की स्वतंत्रता का सवाल है, लोगों को प्रोटेस्ट करने का ये अधिकार है, ये अच्छी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दबाव के अंदर काम करता है, ये वाली बात हमको कहने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो वैधानिकता का सवाल है, आप मुझे बताइए कि 342 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अगर जो है अपनी एक बेंच बना देता और उसके अंदर वैधानिकता की बात करता तो ये सब बात स्पष्ट हो सकती थी। लेकिन उन्होंने वो सुनने का काम नहीं किया। वो उन्होंने अपनी तरफ से एक कमेटी बना दी और कमेटी भी ऐसे बनाई जिसके अंदर जो है सरकार की लाइन को चलाने वाले, इन कानूनों को ठीक मानने वाले कॉर्पोरेटीकरण के पक्षधर लोगों को कमेटी में रख दिया। तो उस कमेटी को हम लोगों ने स्वीकार करने का काम नहीं किया। अब उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया। अब ऐसी कोई भी रिपोर्ट का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए मतलब ये भी है कि हम कोई पार्शियल बात नहीं चाहते हैं। हम लोगों के साथ में 3 कानून रद्द करो और उसके साथ में एमएसपी का कानून लागू करो, बिजली बिल वापस लो। हमारे तो मांग एकदम स्पष्ट है, साफ है, उसमें कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। और हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ये कर रहे थे कि ये जो एक कोई भी देश के अंदर एक जो है गृह राज्य मंत्री वो ऐसा मंत्री रहे कि वो लोगों को चुनौती दे, गुंडाई की भाषा बोलने का काम करे, अपने लड़के से सरेआम जो है लोगों को कुचलवा दे और सुप्रीम कोर्ट मौन रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है अब यही काम करेगा क्या? एक-एक क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने का काम करेगा क्या? अरे भाई, इतना जब आपसे कहा गया, संयुक्त किसान मोर्चा बार-बार कह रहा था कि आप अपने हाथ में लो जाँच, आप उसकी मॉनिटरिंग करो, आप अपने एक न्यायाधीश को आप बैठा दो। हम लोग भी उससे संतुष्ट होते, पूरा देश संतुष्ट होता, लेकिन आपने वो कार्रवाई करने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि आपने अजय मिश्रा टैनी को अभी तक जो है मंत्रिमंडल से हटाया जाए, उसके ऊपर 120 का मुकदमा है तो उसकी गिरफ्तारी की जाए, ये भी नहीं किया आपने। तो आप क्या कर रहे हो? है ना? फिर लोग यही कहेंगे ना कि आई वॉश का एक मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की 85 करोड़ किसान सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखता है, न्याय व्यवस्था में आस्था रखता है, न्यायपालिका में आस्था रखता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई न्याय आप कर रहे हो तो वो दिखलाई नहीं पड़ रहा है, वो दिखलाई पड़ना
चाहिए, यही हम निवेदन करना चाहते हैं कि किसानों के साथ में न्याय दो। हमारी पूरी लड़ाई जो है वो जस्टिस की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। और आपके पास में जो है न्याय करने की आप सबसे बड़ी पंचायत हो, आपके पास में अधिकार है, आप अपने तरीके से निर्णय कर सकते हो। तो आपको, और फिर आपने जब अगर इसको को रोक दिया, बहुत अच्छा किया, आपने इसके ऊपर रोक लगा दी, तो फिर आप ये कहो ना कि भाई जो है लागू नहीं होगा। हमसे कहते हैं कि भाई आप जो है, सरकार ने जब इसको स्थगित किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, तो आप लोग वापस क्यों नहीं जा रहे? कौन गारंटी लेगा? रमन्ना जी गारंटी ले लें कि जब तक जो है मैं सुप्रीम कोर्ट है तब तक जो है स्टे नहीं हटाया जाएगा। अगर आज आपने रोक लगाई हुई है, कल आप नहीं हटा देंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? है ना? और फिर उसके बाद में हम फिर से दिल्ली आएंगे, और फिर आप जो है रास्ते में हमको हरियाणा में वैसे ही रोकोगे, सब तरफ आप वही षड्यंत्र करने का काम करोगे। ऐसा नहीं होगा। हम लोग इन चालों के अंदर आने वाले नहीं हैं। हम न्याय चाहते हैं, भारत का सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, इस बात की हम पूरी उम्मीद रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो पूरी जिंदगी लगातार आंदोलन करते रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, मुल्ताई में सबसे बड़ा जो है गोलीकांड किसानों के ऊपर हुआ, जिसमें 24 किसान शहीद हुए थे। और भी आप लगातार किसानों के बीच में सक्रिय रहते हैं और बहुत सारे आंदोलन आपने चलाए हैं। लेकिन इस आंदोलन की आप क्या खूबी देखते हैं जो 11 महीने से ज्यादा समय से लगातार चल रहा है, डॉक्टर सुनील? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि आंदोलन जो है एक पीक के ऊपर जाता है, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इस आंदोलन की खूबी ये है कि ये लगातार विस्तारित होता चला जा रहा है। विस्तारित का मतलब ये कि पहले सरकार ने कहा कि ये पंजाब का है, बाद में ये हरियाणा का भी हो गया, बाद में ये वेस्टर्न यूपी का भी हो गया। अब ये जो है बंगाल के अंदर भी इसने धमक पैदा कर दी, हरा दिया। अभी आपने देखा जो है आज ही जो नतीजे आए हैं, हिमाचल के अंदर हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, सभी सीटों पे जो है वो हरा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो एक चौतरफा जो है ये आंदोलन चल रहा है। तो इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो खासियत है, एक तो सामूहिक नेतृत्व में है। मुझे लगता है कि पूरे के पूरे विपक्ष को इस तरीके का जो है एक सीखने की जरूरत है इस आंदोलन से, कि कैसे सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आप आपस में समन्वय बना करके चल सकते हो। यहाँ पर 9 मेंबर कमेटी है, लेकिन वो 9 मेंबर कमेटी केवल और केवल समन्वय करने के लिए है, और जो एक ओपन मीटिंग में तय हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है, उसको स्टीयर करने के लिए है, उसको आगे ले जाने के लिए है। मतलब ये है कि ये नेताओं के भरोसे चलने वाला आंदोलन नहीं है। इसके साथ साथ इसकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर कोई थकान नहीं है। आज भी इसके अंदर वही ऊर्जा है, जो ऊर्जा जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था वो है, क्योंकि इसके अंदर लोगों का संकल्प है। इसकी खूबसूरती इसका अहिंसात्मक जो सत्याग्रह है, गांधी जी ने जो प्रयोग किया था आजादी के आंदोलन के दौरान, उसके बाद का ये सबसे बड़ा सत्याग्रह का इतना बड़ा प्रयोग पूरी दुनिया के अंदर अहिंसात्मक आंदोलन का नहीं हुआ, वो ये। और इसके साथ साथ इसकी खूबी ये है कि इसका जो पूरा का पूरा आप अगर देखेंगे, सब जगह आप चले जाएंगे तो आपको जगह जगह पर टेंट के अंदर जो फोटो मिलेंगे वो मिलेंगे सरदार भगत सिंह के फोटो मिलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के आपको फोटो मिलेंगे, है ना? वहां पर भारत का संविधान लगा हुआ मिलेगा। लेकिन जो काम पूरा है वो गांधीवादी तरीके से हो रहा है, अहिंसात्मक तरीके से हो रहा है। और इस आंदोलन की ये भी खूबसूरती है कि कोई भी त्योहार होगा वो वहां पर मनाया जाएगा। कोई भी सामाजिक सुधार जो करने वाले लोग हैं उनका कार्यक्रम मनाया जाएगा। कोई भी, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हों, चाहे साहूजी महाराज हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो पेरियार हों, चाहे डॉक्टर लोहिया हों, चाहे जेपी हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, है ना, गांधी जी हों, सबके कार्यक्रम वहां पर मनाए जाते हैं। मतलब ये एक वैचारिक समन्वय का एक केंद्र बन चुका है ये आंदोलन। और इसके साथ साथ एक खास बात यह है कि ये सेल्फ सपोर्टेड है, सेल्फ सस्टेन्ड है। किसान अपना साधन लगाते हैं। मतलब ये है कि अगर किसानों ने ये तय किया कि भाई आज जो है
रबड़ी खाना है या मावा खाना है, तो फिर ये है कि दसियों गाँव के अंदर लोगों से कहा जाएगा कि किलो 2-2 किलो का आप जो है रबड़ी बनाइए घर में, और उसके बाद में एक ट्रॉली खड़ी कर दी जाएगी और उसके अंदर सब घर के लोग आकर के अपनी रबड़ी डालेंगे और फिर वो रबड़ी जो है आ जाएगी, 2-4 ट्रॉली के अंदर आ जाएगी और वो सब किसान वहाँ पर खाने का काम करेंगे। तो ये एक सामूहिकता का भाव है इस आंदोलन के अंदर। जो काम घर पे हमारा है, घर पे हमारे पकवान बनते हैं, तो वैसे पकवान जो है क्यों नहीं किसान को मिलना चाहिए? वो बॉर्डर पे बैठा है तो इसलिए पकवान नहीं खाएगा क्या? वो दिवाली नहीं मनाएगा क्या? वो होली नहीं मनाएगा क्या? वो कोई दूसरे त्योहार नहीं मनाएगा क्या? सब कुछ करेगा वो, और इसलिए अपने संसाधनों से कर रहे हैं। और इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि इसने जब कहा कि विदेश से पैसा नहीं आएगा, और क्या किया है आपको मालूम है? जो लोग लंगर सेवा दे रहे थे, वो लंगर के लिए जो लोग पैसा दे रहे थे, उन लोगों को उतरने नहीं दे रहे। एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनसे एयरपोर्ट से वापस कर रहे हैं। मतलब कनाडा का तो आप सोचिए ई वीजा मिलता था कि आदमी अप्लाई करेगा तो वीजा मिल जाएगा आप, क्योंकि कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीलम जी, आज आप इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बात रखी। किसानों का जो 11 महीने से आंदोलन चल रहा है उस पर आपने विस्तार से अपनी बात रखी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।